साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम जैसा कि प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे थे और ऑक्सिन को हमने बहुत ही डिटेल में कवर कर दिया है और समय कम है और बहुत सारे जो श्योर शॉर्ट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने ही बनने हैं, तो उन सब चीज़ों को अब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टारगेट है कि मैं आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो भी ये टॉपिक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको सबसे पहले मैं खत्म करूंगा और इसके बाद कुछ आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स का भी आएगा जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना एग्जाम में बनी होती है। तो हम कुछ हफ्तों में उसकी भी क्लास कर लेंगे। ठीक है? तो अब हम जैसा कि हमने ऑक्सिन को समझ लिया है, अब हम जो दूसरे हार्मोन्स को यहाँ पर देखने वाले हैं, वो होगा आपका जिब्रेलिन। अब यहाँ पे जिब्रेलिन जो होता है, ये आपका दूसरा प्लांट हार्मोन है। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, इसकी डिस्कवरी के रिगार्डिंग। तो अगर हम डिस्कवरी के रिगार्डिंग बात करें, तो द इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन हैड बीन नोन इन जापान फॉर ओवर अ सेंचुरी अगो। Japanese farmers observed that certain rice seedling in their fields grow excessively tall and become weak and sterile। मतलब क्या था कि ये सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो जापान में हुई थी और जापान के जो वहाँ पे किसान थे उन्होंने अपने फील्ड में देखा कि जो राइस है उसमें क्या है कि जो राइस का उन्होंने जो खेती करते थे या जो भी चीज़ें वो करते थे उसमें उन्होंने देखा कि वो जो प्लांट है, जो फील्ड है वहाँ पे एक्सक्लूसिवली टॉल और वीक और स्टेराइल वो उन्होंने ऑब्जर्व किया उनकी सीडलिंग को। तो इट वाज फाउंड दैट इज ए टाइप ऑफ डिजीज है फ्रॉम विच द सीडलिंग सफर्ड नोन एज ए बकाने या फुली सीडलिंग डिजीज इसको कहा गया। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानीज प्लांट एक पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्यूरोसावा था। 1926 में पाया कि द डिजीज वाज कॉज्ड बाय ए फंगस से होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिब्रेला फ्यूजिकोराई बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? तो ये आपका एक फंगस होता है। विथ द एक्सट्रैक्ट ऑफ दीज फंगस ही कुड प्रोड्यूस सिम्टम ऑफ फुली सीडलिंग इन हेल्दी प्लांट। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने पाया कि आखिर इस कहानी के पीछे मेन जिम्मेदार कौन है। तो वो जो मेन मतलब कल्प्रिट था वो आपका एक फंगस था जिसका नाम जिब्रेला था। अब याबुता जो थे ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक्सट्रैक्ट द एक्टिव सब्सटेंस। ऐसा कौन सा उसमें एक्टिव सब्सटेंस था जिसकी वजह से जो प्लांट थे वो आपके क्या थे, एक्सक्लूसिवली टॉल थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई कि जापान में किसानों ने अपने खेतों में लंबे पौधों को ऑब्जर्व करना शुरू किया जो कि तरीके से वीक और स्टेराइल थे। ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज को फुलीस सिडलिंग डिजीज कहा गया या बकाने कहा गया। इसके अलावा क्यूरोसोवा जो कि एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि ये जो डिजीज है वो फंगस की वजह से हो रहा है। ठीक है? और उन्होंने पाया कि इसका जो जिम्मेदार है वो फंगस है। याबुता ने क्या किया, उसके एक्टिव सब्सटेंस को आइसोलेट किया और चूंकि ये जो थे आपके ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस थे जिनको टर्म दिया गया जिब्रेलिन। समझ रहे हैं? तो ये इसकी स्टोरी थी। Presently, more than 100 gibberellin have been identified from widely different organisms such as fungi and higher plants से हम इसको आइसोलेट करते हैं। दे आर एसिडिक इन नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब की पॉइंट्स है, याद रखिएगा। डिनोटेड किया जाता है GA1 GA2 GA3 एंड सो ऑन, इनके हिसाब से इनका नामकरण किया गया है। जिसमें जो आपका जिब्रेलिन जो है GA3 जो होता है ये आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड है और ये आपका मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड है। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जिब्रेलिक एसिड जो है वो आपका मोस्ट कॉमन है, तो वो आपका जो होता है वो आपका GA3 है। और ये आपका मान के चलिए, अभी मैं आपको डीबीटी जेआरएफ 2022 के क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा गया है। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये आपका CSIR के पेपर में जाके देखिएगा, ये आपको शायद 2019 के पेपर में ही मिल जाएगा। ठीक है? तो मोस्ट कॉमन मतलब सेक्शन बी में पूछा गया था कि कौन सा सबसे एक्टिव फॉर्म है या कॉमन है, तो उसका जो आंसर आपका बनता है वो आपका GA3 होता है। तो यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड की कहानी हो गई। इसका जो प्रिकर्सर होता है ये आपका एस्टिल कोएंजाइम ए कह सकते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा ये मेन इफ़ेक्ट क्या-क्या करता है, ठीक है? तो अगर हम इस बात को समझना चाहें तो जिब्रेलिन जो होता है इसका जो यूज़ होता है फ्रूट के ग्रोथ में होता है, जैसा कि हमने ऑक्सिन के लेक्चर में पढ़ा था। पार्थिनोकार्पी वगैरह कराने में ऑक्सिन के साथ जिब्रेलिन का भी यूज़ किया जाता है। डिलेड राइपनिंग करता है, याद रखिएगा। एथाइलिन जो होता है, जो कि बीच में ना मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको एथाइलिन का ज़िक्र कराया था, जो कि आपके फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है? लेकिन ये जो होता है, ये उसका अपोज़िट काम करता है। तो यानी कि जो एथाइलिन का ये क्या है, एंटागोनिस्ट है। अगर इस तरीके से भी घुमा के पूछ लिया तो आंसर कर दीजिएगा, वरना छोड़ के चले आइए। ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये आपका डिलेड राइपनिंग करता है, माल्ट यील्ड को बढ़ाता है, इसको भी समझेंगे। शुगर केन यील्ड को बढ़ाता है और क्विक मैच्योरिटी को जो होता है वो लेकर आता है। मतलब फ्लावर्स को अर्ली मैच्योरेशन लाता है प्लांट में। इसके अलावा फंक्शन क्या करेगा, ये आपका स्टेम का ग्रोथ कराता है। बोल्टिंग एक फिनोमिना होता है, उसको समझेंगे, वो करता है। और सीड का जर्मिनेशन करता है।
ठीक है? अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकली इफ़ेक्ट हम बहुत जल्दी-जल्दी समझ लेते हैं जो कि स्टेम और लीफ ग्रोथ के लिए होता है। तो जिबरेलिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है स्टेम के एलोंगेशन को एंड अदर एरियल पार्ट देयरफॉर इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ स्टेम या फ्रूट्स का बढ़ाता है। बट ये पॉइंट याद रखिएगा कि जिबरेलिन का रूट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूट पर किसका इफ़ेक्ट होता है? ऑक्सिन का होता है भैया। जब ऑक्सिन इसके लिए ज़िम्मेदार है तो जिबरेलिन क्यों वहाँ पे जाएगा टाँग अड़ाने के लिए, ठीक है? तो जिब्रेलिन का कोई भी इफ़ेक्ट रूट पर नहीं होता है। इसके बाद बोल्टिंग एक फिनोमिना होता है, इसको समझ लीजिए। जिब्रेलिन इंड्यूस सिस्टम एलोंगेशन इन द रोसेट प्लांट जो कि आपके कुछ ये पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ होती हैं। इन रोसेट प्लांट इंटरनोडल ग्रोथ इज़ रिटार्डेड रहता है एंड लीव्स आर डेवलप्ड profusely. In these plants just prior to the reproductive phase, the internode elongate enormously causing a marked increase in the stem height. इसको हम क्या बोलते हैं? बोल्टिंग बोलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे स्टेम का साइज जो होता है वो बढ़ता है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बोल्टिंग बोलते हैं। बाकी ये पर्टिकुलर बहुत डिटेल में आपको जानना होगा तो प्लांट्स की किसी बुक को उठाइएगा, तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा सीड जर्मिनेशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे मैंने भी लगा दिया है। जिब्रेलिन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ ए वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड, यानी कि जो आपका स्टोरेज फूड होता है, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीएज है, एमाइलेज है, ठीक है? बाकी ये आपका होमवर्क है कि एमाइलेज आपने कहाँ पे पढ़ा था और किसके डाइजेशन में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये क्या करता है? बहुत टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम को करता है जिससे सीड को जर्मिनेट करने में आसानी होती है। समझ रहे हैं? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद यहाँ पे जिब्रेलिन का फिगर लगा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ द जिब्रेलिन ऑन द डॉर्फ प्लांट। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक आपका ट्रीटेड कंट्रोल प्लांट है जो कि डॉर्फ है मतलब बौना प्लांट है। लेकिन जैसे ही इसको 22 दिन हमने क्या किया स्प्रे किया गया इस पर विथ ए डाइल्यूट जिब्रेलिन सॉल्यूशन को, दिस प्लांट रीच द साइज ऑफ ए नॉन डॉर्फ प्लांट, यानी कि ये प्लांट जो है वो लंबा हो गया। तो ये है जिब्रेलिन का कमाल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है द जिब्रेलिन वाज अप्लाइड टू द डॉर्फ प्लांट एज अ रिजल्ट दे ग्रो टू द नॉर्मल हाइट में आ जाते हैं। द लेवल ऑफ जिब्रेलिन वर मेजर्ड इन ए वाइल्ड टाइप एंड डॉर्फ प्लांट, द वाइल्ड टाइप प्लांट हैड मच मोर जिब्रेलिन, यानी कि जिस पे आप जो आपका वाइल्ड टाइप का प्लांट होता है उसमें जो होते हैं वो जिब्रेलिन का लेवल ज्यादा होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा जो आपका फ्रूट का ग्रोथ बढ़ाता है उसका भी यहाँ पे आपको एक फिगर दिख जाएगा। एक यहाँ पे व्यक्ति है जो कि अंगूर का यहाँ पे फिगर लगा हुआ है, ग्रेप्स का है, ठीक है? तो देख सकते हैं जिसपे जिब्रेलिन का छिड़काव किया गया है वहाँ पे फ्रूट की पैदावार ज़्यादा हुई है। तो स्प्रेइंग डेवलपिंग सीडलेस ग्रेप्स विथ जिब्रेलिन राइट इंक्रीजेस देयर साइज कंपेयर टू द अनट्रीटेड फ्रूट लेफ्ट, यानी कि जिसपे जिब्रेलिन का छिड़काव किया गया वहाँ पे फ्रूट की साइज में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्विक हम एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। फ्रूट ग्रोथ आपको समझ में आ गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये आपका साइज ऑफ द एप्पल को भी बढ़ाता है। इसके अलावा ग्रैप्स वगैरह की स्टोरी आपने यहाँ पे दिखाई दिया मैंने फिगर में। डिलेड राइपनिंग करता है विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन राइपनिंग इन द फ्रूट कैन बी डिलेड सो दैट देयर प्लकिंग कैन बी पोस्टपोन दस फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एक्सटेंड द पीरियड फॉर मार्केटिंग, मतलब अगर आपको अभी आवश्यकता नहीं है, जैसे कभी कभी ये सब चीजें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है कि अभी अगर उसी फ्रूट्स की आवश्यकता नहीं है तो उनकी थोड़ी मैच्योरिटी को डिले कर दिया जाए, तो उसके लिए मतलब फ्रूट्स जो है वो आपके पके नहीं, उसके लिए क्या किया जाता है? जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है। माल्ट यील्ड क्या होता है? ये किया जाता है माल्टिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है ब्रीवरिंग इंडस्ट्री में। इट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ माल्ट फ्रॉम बार्ले ग्रेन्स वगैरह में। शुगर केन यानी कि आपका जो शुगर होता है, शुगर केन यानी कि गन्ना वगैरह की पैदावार बढ़ाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ए शुगर इज स्टोर्ड इन द स्टेम्स ऑफ द शुगर केन। When gibberellin is spread on the sugarcane crop, the length of the stem increase. As a result, the sugar content increases, which finally increases the yield एज पर 20 टन्स पर एकड़। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के हमने ये समझा था कि जिब्रेलिन जो होता है वो स्टेम को बढ़ाता है, स्टेम पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो अगर हम शुगरकेन पर छिड़काव कर दें तो क्या होगा? स्टेम जो होगा वो आपका अच्छे से ग्रो कर जाएगा, या कह सकते हैं कि उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। जब साइज इंक्रीज हो जाएगी, मान लीजिए कि कोई एक पतला सा गन्ना है और जिस पे आपने छिड़काव किया वो इतना मोटा गन्ना है, तो किसमें आपको गन्ने का रस ज्यादा मिलेगा? आपको जिसमें मोटा है उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वही कहानी यहाँ पे बताई गई है। तो क्या होता है? शुगर कंटेंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? क्योंकि लेंथ ऑफ द स्टेम जो है वो इंक्रीज हुआ। इसके अलावा क्विक मैच्योरिटी को करता है। इन द जुवेनाइल कोनिफर्स जिब्रेलिन हैज बीन फाउंड टू कॉज क्विक अर्ली ग्रोथ सो दैट मैच्योरिटी अर्ली आती है, यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग अर्ली एंड क्विकर यील्ड ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सीड्स वगैरह को करने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद
जैसा कि बायो एसे अगर आप कौन-कौन सा करेंगे, तो चूँकि ये डॉर्फ मेस टेस्ट या डॉर्फ पी टेस्ट किया जाता है, उसके अलावा इंडक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज इन बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट, ये 3 इसके लिए टेस्ट होते हैं। चूँकि एंजाइम्स जो होता है, जो कि मैंने आपको बताया अल्फा अमाइलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या प्रोटीएज वगैरह करता है, सीड जर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसको भी चेक करके बता सकते हैं, या डॉर्फ मेस टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने उसमें जिबरेलिन का छिड़काव किया, तो वो क्या हो जाएगा, अपना साइज इकट्ठा कर लेगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आपके सब्सटेंस जो होते हैं वो एंटी जीए होते हैं, मतलब जो जिबरेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक होते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ट्रिपल सी है, जिसको क्लोरोकोलिन क्लोराइड बोलते हैं, क्लोरोकोलिन क्लोराइड याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा MO1618 है, फॉस्फोन डी है, मैलिक हाइड्राजाइड है। तो ये 4-5 चीजें हैं एक्स्ट्रा, मैंने बता दिया है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से यहाँ पे मैंने फिगर भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं। एम्ब्रियो मोबिलाइज़ देयर रिज़र्व, तो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन के समय जो कि आपके सिरल जो होते हैं, ग्रासेस होते हैं, जिबरेलिन ट्रिगर अ कैस्केड ऑफ इवेंट दैट रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के डाइजेशन के लिए आपका एमाइलेज वगैरह चाहिए होगा, प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएज चाहिए होगा, रिजर्व इनटू मोनोमर दैट कैन बी यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया इमेज यहाँ पे लगाया गया है। एम्ब्रियो है, द एम्ब्रियो इम्बाइट्स H2O एंड स्वेल, तो यानी कि जब इम्बाइबेशन एक प्रोसेस होता है प्लांट में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, प्लांट जब भी आप बॉटनी पढ़ते हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, एक प्रोसेस होती है इम्बाइबिशन। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो इसको सर्च कर लेना। तो इसमें क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, मतलब वाटर इनटेक की वजह से स्वेल अप हो जाता है। बेसिकली जब आप देखते नहीं है कि कभी कभी कुछ आपके लकड़ियां वगैरह होती हैं कि जहाँ पे बारिश की वजह से उनके में स्वेल, मतलब स्वेल अप कर जाते हैं, मतलब उसमें पानी का ठहराव हो जाता है। ठीक है, तो ये वो वाली स्टोरी है, इम्बाइबेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, या जिस तरीके से अगर आप और इसका कॉमन एग्जांपल देखना चाहें, तो जब आप चना वगैरह भिगोते हैं, तो क्या होता है, पानी में भिगोने के बाद वो इम्बाइबेशन जो प्रोसेस होता है वो आपको वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका फ्रूट एंड सीड कोट है, एलियोरन की लेयर होती है, चूंकि यही जो मेन लेयर होती है ये आपका प्रोटीन लेयर होती है। एंडोस्पर्म है, जहाँ पे स्टोर्ड रिजर्व फूड वगैरह है। जिब्रेलिन जब यहाँ पे आता है तो बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी होगी, जिससे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो अपने मोनोमर्स के फॉर्म में आ जाते हैं। तो एम्ब्रियो क्या करता है, सिक्रीट करता है जिब्रेलिन को, दैट डिफ्यूज इनटू द एलियोरन लेयर वेयर द ट्रिगर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड, तो वही सारी बात बताई गई है। और इससे क्या किया जाएगा, न्यू सेल्स को एनर्जी दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे हम बात करते हैं, जिब्रेलिन का सिग्नलिंग कैसे होता है, सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे कैसा चलता है उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी आपका ऑक्सिन के जैसा ही पूरी सिग्नलिंग होती है। जब आपका जिब्रेलिन नहीं होता है उस टाइम की क्या स्थिति है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले स्टेप में क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ द जिब्रेलिक एसिड ए रिप्रेसर इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ग्रोथ स्टिमुलेटिंग जीन, यानी कि जो आपका रिप्रेसर होता है, और यहाँ पे जो मेन रिप्रेसर होता है वो आपका एक पढ़ा होगा आपने, डेला होता है। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं उसका मेंशन है, तो डेला आपका एक प्रोटीन होता है, ये कोई नाम नहीं है, ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। ठीक है, ये डी से क्या है, ई से क्या है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको सब याद रखिए। ठीक है, तो डेला आपका प्रोटीन होता है, बाकी कोई और बुक में आप देखेंगे तो आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। बट मोर और लेस यहाँ पे क्या होता है कि जो रिप्रेसर होता है वो रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड हुआ है, जो कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर पे बाइंड करके कहानी को रोके हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जिब्रेलिक एसिड आता है अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये अंदर की तरफ आएगा, रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे वो न्यूक्लियस में आएगा। और जब न्यूक्लियस में आएगा तो जिब्रेलिक एसिड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है रिसेप्टर से, जिससे यूबिक्विटिन एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये यूबिक्विटिन आएंगे रिप्रेसर पे बाइंड करेंगे, और रिप्रेसर का ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा, जो कि आपका ऑक्सिन जैसी पूरी कहानी है। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे प्रोटियोसोम से रिप्रेसर का डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपका जिब्रेलिक एसिड अपना काम कर लेगा, और यहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो भी यहाँ पे एमआरएनए एक्सप्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हाउ जिब्रेलिन वर्क, तो जिब्रेलिन एक्ट टू स्टिमुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन बाय इनएक्टिवेटिंग अ प्रेसर प्रोटीन। ठीक है, तो ये कहानी आपको ऑक्सिन में भी देखने को मिली थी और जिब्रेलिन में भी देखने को मिल रही है। तो मोर और लेस दोनों की सिग्नलिंग जो होती है वो एक तरह की सिमिलर हम कह सकते हैं। ठीक है, कॉमन मैकेनिज्म फॉर प्लांट हार्मोन एक्शन। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे कहानी बताई गई है, और यहाँ पे जो आपका जिब्रेलिन का रिसेप्टर होता है वहाँ पे एक रीजन होता है जिसको हम एफ बॉक्स कहते हैं, दैट फैसिलिटेट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन नेसेसरी फॉर प्रोटीन ब्रेकडाउन, जो कि आपका क्वेश्चन था जो मैंने लगाया था
एफ-पॉक्स प्रोटीन का यहाँ पे ज़िक्र आया था उस क्वेश्चंस में, तो वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जो आपका हार्मोन, आपका ऑक्सिन है, उनकी भी मैकेनिज़्म मोर और लेस लगभग सेम ही होती है, ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका डीबीटी जेआरएफ का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए जिब्रेलिन के बारे में इन्होंने क्या पूछा है, जो कि आपके डीबीटी जेआरएफ 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है जिब्रेलिन के रिगार्डिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, GA3 जो होता है ये आपका प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द एग्रोनॉमिक एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में किया जाता है, तो ये तो आपका सही ही होगा। तो यानी कि ई जो है वो आपका ट्रू है। अब देख लीजिए कहाँ-कहाँ ई ऑप्शन है, यहाँ नहीं है, तो अब इन दोनों ऑप्शन में आपको देखना है, ठीक है? तो यानी कि बी को तो चाहो तो भूल भी जाओ, तो यानी कि मेन आपको ए तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, आपको सी और डी में डिसाइड करना है। तो जिब्रेलिन यहाँ पे दिया गया है कैन नॉट स्टिमुलेट स्टेम ग्रोथ, तो भाई गलत बात है, जिब्रेलिन तो स्टेम का ग्रोथ करता ही है, तभी तो हमने शुगर केन वाली स्टोरी हमने पढ़ी, गन्ने वाली स्टोरी, ठीक है? तो ये तो गलत बात हो गया, तो यानी कि सी नहीं होगा, तो यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा वो आपका ए, डी, ई होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जिब्रेलिन का एक्सोजेनेस छिड़काव करके हम प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, कॉमन सी बात है। अगर ये पॉजिटिव हार्मोन है तो इससे हम प्लांट ग्रोथ में तो हेल्प कर सकते हैं ना, तो डी और ई तो आपका होगा ही होगा। ठीक है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा, इसके अलावा सीड जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये आपका थोड़ा-सा यहाँ पे इन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन एक पूछा है, जो कि यहाँ पे 1291 क्वेश्चन आईडी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जिब्रेलिक एसिड ऑक्सीडेज़ जीन है जिसको बीन इज़ ओवर एक्सप्रेस किया गया है इन द व्हीट प्लांट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आपको क्या फेनोटाइप्स देखने को मिलेगा? अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यही होता है कि आपको तरह-तरह की बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी। तो चूँकि आपका जब इसका पाथवे आप पढ़ेंगे, बायोसिंथेटिक पाथवे पढ़ते हैं, जो कि आपका जिब्रेलिक एसिड जो होता है, यहाँ पे आपका एक एंजाइम होता है जिसको हम जिब्रेलिक एसिड ऑक्सीडेज़ बोलते हैं, ठीक है? ये ऑक्सीडेज़ जो होता है एक तरीके का इसका इन्हिबिटर होता है, ठीक है? इसको कह सकते हैं जब ये ऑक्सीडेज़ की एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी तो जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो अगर जिब्रेलिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या होगा? अगर आपने उसके एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया है जो उसको नष्ट करने वाला एंजाइम है, तो जो आपको फेनोटाइप देखने को मिलेगा वो आपको शॉर्ट फेनोटाइप देखने को मिलेंगे। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा वो आपका प्लांट विल बी द शॉर्टर देन द वाइल्ड टाइप, यानी कि 5161 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1291 का। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम साइटोकाइनिन को कवर करेंगे, तो ये भी जिब्रेलिन भी मैंने आपको करा दिया है। अगर ऊपर से और अच्छे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएँगे तो भी आप सक्षम रहेंगे जिब्रेलिन को करने में, मतलब आपके ऊपर से बाउंस नहीं करेगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको एक बार वापस से हाइलाइट करा देता हूँ। सबसे पहले जो आपको इसकी डिस्कवरी याद रखनी है, इसके अलावा GA3 आपको याद रखना है जो कि आपका मोस्ट कॉमन है, जो कि क्वेश्चन भी आपने देख लिया। इसका प्रिकर्सर आपको याद रखना है, स्टेम का ग्रोथ कराता है, रूट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, बोल्टिंग कराता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, क्या करता है? सिंथेसिस करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की, जिसमें आपका अल्फा अमाइलेज या प्रोटीएज होता है, ठीक है? और ये चीज़ मैंने आपको बताया डिलेड राइपनिंग करेगा, तो यानी कि एथाइलिन का क्या है? ये एंटागोनिस्ट है, समझ रहे हैं? इसके अलावा ये फिगर के माध्यम से आपके दिमाग में छप जाएगा कि पौधा क्या हो गया? जिब्रेलिन के छिड़काव से टॉल हो गया, ठीक है? इसको हम यूज़ कर रहे हैं, जो आपका फ्रूट्स था उसके भी यहाँ पे आपको सिंथेसिस में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्विक मैच्योरिटी लेकर आएगा जिब्रेलिन जो होता है, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट आपका फिनोमिना होता है। इसके लिए जो टेस्ट होते हैं बायो से आपको पता चल गया। एंटी जीए कंपोनेंट में आपको ट्रिपल सी याद रखना है। ठीक है? और किस तरीके से ये आपके अल्फा अमाइलेज या प्रोटीएज को बढ़ाता है, और बाकी जो प्रोटीन की जो लेयर होती है एम्ब्रियो में, यहाँ पे इसको भी समेटते जाइए, उसको हम प्यार से एलियोरन लेयर बोलते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा। इसके अलावा जो सिंथेसिस पाथवे है ये आपका यहाँ पे डेला प्रोटीन होता है जिसका नेगेटिव रेगुलेटर होता है। रिप्रेसर जो होता है नॉर्मल कंडीशन में बाइंड रहता है, लेकिन जब जिब्रेलिन आएगा तो ये एक्टिव कर देगा, यूबीक्विटिन जाएगा और रिप्रेसर को क्या करेगा कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम हटो यहाँ से। तो रिप्रेसर को क्या करेगा, उसका प्रोटियोसोमिक डाइजेशन कर दिया जाएगा और इसके बाद आपका जीन एक्टिव हो जाएगा, और इसमें आपका एफ बॉक्स प्रोटीन देखने को मिलता है जो मोर और लेस आपको ऑक्सिन के केस में भी देखने को मिलता है। बाकी एक्स्ट्रा चीज हमने जानी कि जिब्रेलिक एसिड ऑक्सीडेज जो होता है ये आपका इनिबिटरी तरीके काम करता है, ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फर्दर हम कुछ और टॉपिक्स को भी शॉर्ट में जल्दी-जल्दी कवर करते रहेंगे। तो एफर्ट करिए, टाइम कम है, कार्य ज़्यादा है, तो अपने तरफ से भी जिब्रेलिन को और भी जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है उससे भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। मैंने एक समा बाँध दिया है, मतलब कहानी आपको पता चल गई है कि जिब्रेलिक एसिड का ये स्टोरी है। ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।